नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने भ्रूण का परिवर्धन पढ़ लिया था। भ्रूण का परिवर्धन पढ़ लिया था, भ्रूण कोश के प्रकार पढ़ लिए थे, भ्रूण कोश के कार्य पढ़ लिए थे, भ्रूण कोश का परिवर्धन भी पढ़ लिया था। देखो आज के वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज का परिवर्धन कैसे होता है, फल का परिवर्धन कैसे होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ये जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं, उन पादपों में देखो दो प्रोसेस चल रही हैं, एक बीजाणुबीज और एक युग्मकोशबीज। तो इनको पीढ़ी एकांतर बोलेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके साथ ही अपना एक दो डेफिनेशन बच रही है। उनके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन कोशिश करते हैं कि आज ही इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं, वरना अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर एक वीडियो और बना देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप ध्यान से समझिएगा कि बीज का परिवर्धन, बीज का परिवर्धन, बीज का परिवर्धन समझ रहे हो मेरी बात? देखो ये जो टॉपिक है इनमें कोई विशेष बात है नहीं, बस काम के दो ही पॉइंट होते हैं कि बीजाणु से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा इससे कोई एक दो छोटा क्वेश्चन बनता है, बाकी कोई लंबी प्रोसेस बनती नहीं है इससे। देखो बात ये है कि बीज का परिवर्तन होता कैसे है। अपन ने पढ़ा कि निषेचन की, देखो निषेचन की जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के बाद एक तो हो रहा था भ्रूण का निर्माण, किसमें हो रहे थे, भ्रूण का निर्माण हो रहा था, और एक हो रहा था भ्रूण कोश का निर्माण, भ्रूण कोश। और ये बन किसमें रहे थे, भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में। ये बातें अपन ने पढ़ ली थी कि निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूण कोश का क्या होता है, परिवर्धन होता है। समझ रहे मेरी बात? ये बातें अपन पढ़ चुके हैं कि निषेचन की क्रिया के बाद भ्रूण कोश में भ्रूण और भ्रूण कोश का क्या होता है, परिवर्धन होता है। तो जैसे ही भ्रूण और भ्रूण कोश का परिवर्तन होता है, इनके साथ ही उसके अंदर जो बीजांड होता है, एक होता है अंडाशय, एक होता है बीजांड और एक होता है अंडाशय। बीजांड में तो परिवर्धन के द्वारा, बीजांड में परिवर्धन द्वारा बीज का निर्माण होता है, और अंडाशय में परिवर्धन द्वारा फल का निर्माण होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बीज का निर्माण होता है किससे, बीजांड से। फल का निर्माण होता है किससे, अंडाशय से होता है। समझ रहे हो मेरी बात? बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। समझ गए मेरी बात? अब देखो आपने जो मादा जनन अंग वाला, स्त्री केसर वाला जो पार्ट था, उस पार्ट को आपने पढ़ा था। उसमें आपने ये भी पढ़ा पढ़ लिया था कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है, अंडाशय से फल। फिर देखो जो वर्तिका आगे वाला पार्ट होता है, उसके नीचे वर्तिका होती है, उसके नीचे अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड है। अगर उनकी आंतरिक संरचना को आपने देखा था, बीजांड की आंतरिक संरचना, तो उसमें आपको एक भाग तो दिखाई दिया था निभाग, एक आपने देखा था नाभिका, एक पढ़ा था आपने बीजांड द्वार, और एक पढ़ा था बीजांड काय। ये सब पार्ट पढ़े थे। तो देखो कि बीजांड से तो बीज का निर्माण होता है, अंडाशय से फल बनता है। बीजांड से बीज बनने की प्रोसेस में जो निभाग वाला भाग होता है, नाभिका वाला भाग होता है, बीजांड द्वारा वाला भाग होता है, इन तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बीजांड काय वाला जो पार्ट होता है, वो बीजांड काय वाला पार्ट भ्रूण कोश में उपयोग कर लिया जाता है। भ्रूण कोश में उपयोग कर लिया जाता है। तो बीजांड काय वाले पार्ट का भ्रूण कोश में उपयोग हो जाता है। तो बीजांड काय वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बीजांड काय नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ पादप होते हैं जिनमें बीजांड काय भी नष्ट नहीं होता। तो आपसे नाम पूछ लिया जाता है कि उस पादप का नाम बताइए जिसमें भ्रूण कोश के भाग बीजांड काय प्रेजेंट होता है। तो वो होता है आपका काली मिर्च।
तो काली मिर्च जो पादप होता है, उस काली मिर्च का जो भ्रूण कोश होता है, उस भ्रूण कोश के बाहर की ओर बीजांडकाय प्रेजेंट होता है, बीजांडकाय उपस्थित होता है। नॉर्मली सामान्य जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें बीजांडकाय का भ्रूण कोश में उपयोग हो जाता है, लेकिन काली मिर्च में नहीं हो पाता। अब देखो एक बात और होती है कि अपना ये बीजांड वाला भाग होता है, मान लो ये बीजांड है, इस बीजांड के बाहर भी कुछ पादपों में एक मुलायम और लचीली परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परत। उस परत को बोला जाता है एरिल। क्या बोलते हो? एरिल बोला जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है परिभाषा के रूप में कि एरिल किसे कहोगे, तो आप क्या कहोगे कि बीजांडकाय के बाहर की ओर पाया जाने वाला एक पतला मुलायम आवरण ही एरिल कहलाता है। जैसे आपने नाम सुना हो लीची, तो लीची का जो बीजांड होता है, उस बीजांड के बाहर की ओर यह आवरण होता है एरिल। और लीची का जो खाने योग्य जो भाग होता है, खाने योग्य भाग, लीची का खाने योग्य भाग होता है वो एरिल ही होता है। क्या होता है? एरिल ही होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप क्या बताओगे? एरिल खाया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल वाला पार्ट ही खाया जाता है। समझ गए मेरी बात? अब देखो एक बात और होती है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें ये जो बीजांड द्वार वाला भाग था, इस प्रकार आपने देखो इस प्रकार संरचना बनाई होगी, इस वाले भाग को क्या बोल रहे थे? बीजांड द्वार। इस वाले भाग में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है। इस संरचना को कहा जाता है, इस संरचना को कहा जाता है क्रेंकल। क्या कहा जाता है? क्रेंकल कहा जाता है। क्या कहते हो? क्रेंकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेंकल कहा जाता है। और ये संरचना पाई जाती है अरंडी के पौधे में। कौन से पौधे में पाई जाती है? अरंडी के पादप में पाई जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो यहां तक अपन ने क्या पढ़ा कि जैसे ही निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके दौरान भ्रूण जो कोश होता है, उस भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण और भ्रूण कोश के दौरान ही बीजांड वाला जो भाग होता है उसमें परिवर्धन द्वारा तो बीज बन जाता है और अंडाशय में परिवर्धन द्वारा क्या बन जाता है? फल बन जाता है। तो बीजांड से जो बीज बनता है तो उसके दौरान इसके निभाग है, नाभिका है, बीजांड द्वार है, इन वाले भागों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई डिफरेंट नहीं होता, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन जो बीजांडकाय वाला भाग होता है वो भ्रूण कोश बनता है, उसके दौरान उपयोग में आ जाता है। तो बीजांडकाय वाला पार्ट क्या हो जाता है? इसका नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ पादप हैं जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च इसका अपवाद होती है और जहां अपवाद आपको नजर आते हैं वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना 100% रहती है। समझिए मेरी बात? तो काली मिर्च होती है वो एक ऐसा पादप होता है जिसमें भ्रूण कोश के बाहर बीजांडकाय प्रेजेंट होता है, एक पतली लेयर के रूप में उपस्थित होता है। अब बात करें कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें बीजांड होता है। ये जो बीजांड है उस बीजांड के बाहर एक पतली मुलायम परत पाई जाती है जिसको बोला जाता है एरिल। तो एरिल क्या है कि बीजांड के बाहर पाई जाने वाली एक पतली मुलायम परत जो खाने योग्य हो उसे बोला जाता है एरिल। और ये संरचना पाई जाती है लीची में। तो लीची का जो खाने योग्य जो पार्ट होता है जिसको अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो एरिल ही होता है। क्या होता है? एरिल। अब आगे की बात करें तो एक पादप है अरंडी। इस अरंडी वाले पौधे में क्या होता है कि जो बीजांड द्वार वाला भाग होता है यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है जिसे बोला जाता है क्रेंकल। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रेंकल क्या है, तो आप क्या बताओगे कि बीजांड द्वार वाले भाग में पाई जाने वाली एक छोटी सी तंतुनुमा संरचना को क्रेंकल कहते हैं। ये अरंडी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरंडी में पाई जाती है। अब देखो आगे की बात करें तो बीज जो होता है उसमें भ्रूण कोश बना था। तो भ्रूण कोश होता है वो भ्रूण कोश कुछ पादपों के बीजों में तो क्या हो जाता है?
कि भ्रूण परिवर्धन के दौरान उपयोग आ जाता है लेकिन कुछ में शेष रह जाता है, तो अपन क्या बोले, भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर बीज होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? बीज 2 टाइप के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? अभ्रूणपोषी, एक तो अभ्रूणपोषी और एक होते हैं भ्रूणपोषी। एक तो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं और एक होते हैं भ्रूणपोषी बीज। इन्हें बोला जाता है गैर एल्ब्यूमिन बीज, गैर एल्ब्यूमिन बीज, और इन्हें बोला जाता है एल्ब्यूमिन बीज। मतलब गैर एल्ब्यूमिन बीज का मतलब है कि इनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट नहीं होता और इनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता। अब देखो इनके बारे में अगर अपन पढ़े, अभ्रूणपोषी का मतलब भ्रूणपोष प्रेजेंट नहीं है, और भ्रूणपोषी का मतलब है कि इनमें भ्रूणपोष क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये अभ्रूणपोषी बीज तो कौन से होते हैं? देखो वो बीज होते हैं जिनमें भ्रूण जो कोष होता है वो भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। समझ रहे हो मेरी बात? इन बीजों में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। भ्रूणपोष होता है जैसे ही भ्रूण का परिवर्तन होता है, भ्रूण परिवर्तन के दौरान भ्रूणपोष का संपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, इसलिए इसमें भ्रूणपोष नहीं होता। जैसे मटर है, बात करें तो मटर में भी भ्रूणपोष नहीं होता। आगे की बात करें भ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं? कि वो बीज जिनमें भ्रूणपोष क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। भ्रूण बनने के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता, इसका कुछ भाग शेष रह जाता है। इन बीजों को बोला जाता है भ्रूणपोषी बीज। अब देखो इन बीजों में भ्रूणपोष तो है नहीं, जब बीज का अंकुरण होगा तो पोषण चाहिए, तो वो पोषण इन पौधों में कहां से मिलता है? बीज पत्रों में रहता है। कहाँ रहता है? बीज पत्रों में रहता है, वो अभ्रूणपोषी पादपों में। और उनमें कहाँ रहता है? कुछ मात्रा में तो बीज पत्रों में होगा, कुछ मात्रा में होगा, कुछ मात्रा में तो बीज पत्रों में होता है और कुछ मात्रा में होता है भ्रूणपोष में। समझ गए मेरी बात? तो ये बीज का परिवर्तन अपन ने कंप्लीट कर दिया। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि बीज का परिवर्तन कैसे होता है। देखो निषेचन प्रक्रिया के दौरान भ्रूण और भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है। कहाँ पर? भ्रूणकोश में। इसके बाद क्या होता है कि पौधे में जो बीजांड होता है, बीजांड में परिवर्धन द्वारा तो बनता है बीज, और अंडाशय में परिवर्धन द्वारा बनता है फल। तो बीज किससे बनता है? बीजांड से, अंडाशय से बनता है फल। बीजांड से बीज बनता है। अब बीज के बाहर भी देखो कठोर सा आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं बीजावरण। क्या बोलते हो? बीजावरण। कि बीज के बाहर पाया जाने वाला आवरण बीजावरण। अब ये देखो बीजावरण बनता किससे है? कि जो बीजांड होता है ना, बीजांड के बाहर की ओर भी क्या होते हैं? 2 लेयर होते हैं, इनको बोला जाता है अध्यावरण। क्या बोलते हो? अध्यावरण। बाहर वाले भाग से तो बाह्य बीजचोल बनता है। क्या बनता है? बाह्य बीजचोल बनता है। और अंदर वाले अध्यावरण से बनता है अंतः बीजचोल। क्या बनता है? अंतः बीजचोल। बीजावरण भी बोल सकते हो, बीजचोल भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो बीजांड से बीज बनता है। बीजांड के बाहर पाए जाने वाले दोनों अध्यावरणों से बीजावरण बनता। बीजावरण यानी बीज का आवरण बनता है। एक अध्यावरण से, बाहर वाले अध्यावरण से बनता उसे बोलते हो बाह्य बीजचोल, और अंदर वाले से बनता उसे बोलते हैं अंतः बीजचोल।
तो बीज का आवरण बन गया। इसके बाद देखें तो इसके अंदर जो निभाग वाला भाग है, नाभिका वाला भाग है, बीजांड द्वार वाला भाग है, इस भागों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इनका जो बीजांड काय है वो भ्रूणपोष में क्या आ जाता है, उपयोग आ जाता है, मतलब बीजांड काय नष्ट हो जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो काली जो मिर्च होती है, काली मिर्च, उस काली मिर्च में क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष के बाहर बीजांड काय प्रेजेंट होता है। अगली बात अपन ने क्या की थी कि जो बीजांड होता है उस बीजांड के बाहर एक पतली परत पाई जाती है जिसको बोला जाता है एरिल। क्या बोलते हो, एरिल। और जो लीची जो होता है उसका जो खाने वाला भाग होता है वो एरिल ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले भाग में एक संरचना भी होती है जिसे क्रेंकल बोला जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, अरंडी में पाई जाती है। अब बात करें कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्रूणपोषी बीज और एक भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज कौन से होते हैं कि वो बीज जिनमें भ्रूणपोष एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, वो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। इन बीजों में क्या होता है कि जैसे ही भ्रूण बनता है उस भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष का उपयोग हो जाता है, इसलिए भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है। फिर इनमें पोषण कहाँ रहता है, इनमें जो पोषण होता है वो बीज पत्रों में रहता है, कि बीज के जो पत्र होते हैं ना, बीज पत्र, जहाँ बीज के अंदर जो परांकुर है, मूलांकुर, उनके बाद इस प्रकार से अपन ने इस प्रकार से संरचना बनाई थी ना, इस प्रकार से ऐसे निलंबक बोल रहे थे, ये वाले पार्ट बीज पत्र। इन बीज पत्रों के अंदर क्या रहता है, पोषण इकट्ठा रहता है। अगर भ्रूणपोषी की बात करें तो ये वो बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के दौरान संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं होता, भ्रूणपोष का कुछ भाग क्या रह जाता है, शेष रह जाता है, बच जाता है। और इसके अलावा इनमें बीज पत्र भी होंगे जिनमें क्या पाया जाता है, पोषण प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये अपन ने पढ़ लिया बीज का परिवर्धन। अब देखो आगे का टॉपिक अपन स्टार्ट करें फल का परिवर्धन, की फल है वो कैसे बनता है। किसका परिवर्धन पढ़े, फल का परिवर्धन। तो देखो फल का परिवर्धन किस प्रकार होता है, ध्यान से देखिएगा कि फल का परिवर्धन, फल का परिवर्धन, तो फल के परिवर्धन की बात करें तो फल का निर्माण कैसे होता है। देखो अभी अपन ने 2 मिनट पहले बात की थी कि बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। तो इसका मतलब है कि फल जो होता है वो किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। किससे बनता है, अंडाशय की, अंडाशय के परिवर्धन से ही फल बनता है। इसका मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि परिपक्व जो अंडाशय होता है, परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। तो आपसे परिभाषा डेफिनेशन पूछ ली जाए कि फल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि परिपक्व जो अंडाशय होता है वही क्या कहलाता है, फल कहलाता है। समझ गए मेरी बात। अब बात करें कि अंडाशय में परिवर्धन के आधार पर फल होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। मेनली फल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं सत्य फल और एक होते हैं असत्य फल। क्या पढ़े अपन, फल के 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सत्य फल यानी इनको वास्तविक फल भी बोलते हैं, और एक होते हैं असत्य फल, इनको आभासी फल भी बोलते हैं। समझ गए। तो देखो सत्य फल कौन से होते हैं कि ये वो फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से ही होता है। किससे होता है कि वो फल जिनका निर्माण अंडाशय के परिवर्धन से ही होता है वो तो कहलाते हैं सत्य फल। इनको वास्तविक फल भी बोलते हैं। क्या बोलते हो, वास्तविक फल भी बोला जाता है। और वो फल जिनका निर्माण अंडाशय के परिवर्धन से नहीं होता,
इसके अलावा बीज का जो पुष्पासन है, जो पुष्प का जो पुष्पासन है, और बात करें तो दलपुंज है, और बात करें तो बाह्य दलपुंज है, इन किसी भी भाग से क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। तो उन फलों को बोलते हैं असत्य फल या आभासी फल बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो फल जिनका निर्माण अंडाशय के परिवर्तन से हो रहा है वो तो क्या कहलाएंगे, सत्य फल कहलाएंगे। और वो फल जिनका निर्माण अंडाशय के परिवर्तन से नहीं होता या किसी अन्य भाग से होता है तो वो कहलाते हैं आपके आभासी फल। क्या कहलाएंगे, आभासी फल कहलाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक होता है अनिषेक फल, क्या बोलते हो, अनिषेक फल। एक होता आपका अनिषेक फल। देखो अनिषेक फल कौन सा होता है कि ये वास्तविक फल है, सत्य है, आभासी फल है। इनका निर्माण तो देखो निषेचन के बाद होता है, लेकिन अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाए। अंडाशय जो है वो बिना निषेचन के ही, निषेचन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो, उसके बिना ही फल का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, तो वो कहलाते हैं अनिषेक फल। कौन से फल कहलाते हैं, अनिषेक फल। और ये जो प्रोसेस होती है उसे अनिषेक फलन बोला जाता है। क्या बोलते हो, अनिषेक फलन बोला जाता है। ये जो बीज होते हैं, अनिषेक फल वाले जो बीज होते हैं, जो फल होते हैं, उन फलों में बीज नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता। जैसे केला होता, आपने बनाना खाया होगा, उसमें बीज निकला था क्या, नहीं ना। जैसे अंगूर है, वो उसको भी देखें तो वो कौन से फल होते हैं, अनिषेक फल होते हैं। कौन से फल होते हैं, अनिषेक फल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो एक और होते हैं प्रेरित अनिषेक फल भी होते हैं। कौन से फल होते हैं, प्रेरित अनिषेक फल। तो देखो प्रेरित अनिषेक फल कौन से होते हैं, प्रेरित अनिषेक फल। देखो प्रेरित अनिषेक फल कौन से होते हैं कि वो फल होते हैं जैसे देखो ये पौधे की वर्ती कागर है, इस वर्ती कागर या अंडा से जुड़ा हुआ, इसके अंदर ये बीजांड है। तो इस वर्ती कागर वाले भाग पर अपन वर्ती हार्मोन का क्या कर दें, वर्ती हार्मोनों का क्या कर दें, छिड़काव कर दें। वर्ती हार्मोन की बात करें तो जैसे जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन, ऑक्सीन है, ये क्या है, ये वर्ती हार्मोन है। जैसे इनका छिड़काव कर दिया जाए तो इनका जो अंडाशय है वो बिना निषेचन के ही परिवर्तित होकर के फल के निर्माण कर लेता है। इसका मतलब ये फल किससे बना है, ये इन हार्मोनों से प्रेरित होकर के बना है, इसलिए इन्हें बोला जाता है प्रेरित अनिषेक फल बोला जाता है। क्या बोलते हो, प्रेरित अनिषेक फल बोलते हो। देखो ये अपना फल का परिवर्तन भी क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। एक बार मैं इनको पुनः रिपीट कर देता हूं कि फल का परिवर्तन कैसे होता है। तो आप क्या बताओगी कि अंडाशय से फल का निर्माण होता है। क्या बोलोगी, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो आप बोल सकते हो कि परिपक्व अंडाशय क्या होता है, फल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिपक्व जो अंडाशय होता है वो परिपक्व अंडाशय क्या कहलाएगा, फल कहलाएगा। अब देखो फल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सत्य फल और एक होते हैं असत्य फल। सत्य फल तो वो फल होते हैं जिनमें निषेचन के बाद अंडाशय ही परिवर्तन करके फल का निर्माण करे, तो वो तो कहलाएगा सत्य फल। और अगर अंडाशय के अलावा कोई भी पुष्प का पार्ट है, जैसे बाह्य दलपुंज है, पुष्पासन है, इन भागों में परिवर्तन द्वारा फल बन जाए तो वो कहलाएंगे असत्य फल यानी आभासी फल। एक होते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल का मतलब वो फल होते हैं जिनमें निषेचन की प्रोसेस पुष्प के अंदर होती ही नहीं है, बिना निषेचन के ही अंडाशय परिवर्तित होकर फल का निर्माण कर ले, तो वो कहलाएगा अनिषेक फल। और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी, अनिषेक फलन कहलाएगी। अब इनमें निषेचन हुआ ही नहीं है तो भ्रूण बनेगा क्या, नहीं ना। तो इनमें भ्रूण वगैरह नहीं बनता है तो इनमें बीज का निर्माण भी नहीं होता है। समझिए मेरी बात, इनमें बीज का निर्माण नहीं होता।
एक होता है प्रेरित अनिषेक फल। ये कौन से फल होते हैं कि जैसे पुष्प की जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर अगर वर्दी हार्मोन्स का अगर आप छिड़काव कर दो, वर्दी हार्मोन का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है। इन हार्मोनों का अगर छिड़काव कर दोगे तो इनका जो अंडाशय है वो परिवर्तित होकर के क्या बना लेता है? फल का निर्माण कर लेता है। इनको बोला जाता है प्रेरित अनिषेक फल। क्या बोलते हो? प्रेरित अनिषेक फल बोला जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये आपका फल का टॉपिक भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ गए मेरी बात? अब देखो आगे का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पीढ़ी एकांतरण। क्या पढ़ रहे हैं अपन? पीढ़ी एकांतरण। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि आवर्तबीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण को समझाइए। देखो पीढ़ी एकांतरण बिल्कुल इजी टॉपिक है। पीढ़ी एकांतरण तो देखो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उन आवर्तबीजी पादपों में दो परावस्थाएं होते हैं। एक तो होती है बीजाणुद्भिद। आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें दो परावस्थाएं देखने को मिलती है, एक तो बीजाणुद्भिद और एक होती है युग्मकोद्भिद। एक तो होती है बीजाणुद्भिद और एक होती है युग्मकोद्भिद। देखना ध्यान से, आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उन पादपों में दो परावस्थाएं देखने को मिलती है, एक बीजाणुद्भिद और एक युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद होती है वो द्विगुणित होती है, युग्मकोद्भिद होती है वो अगुणित होती है। अब देखो ध्यान से कि जो बीजाणुद्भिद जो परावस्था जो होती है वो लंबी अवधि की होती है। क्या होती है? लंबी प्रोसेस होती है। देखो शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत युग्मनज से होती है। कहाँ से होती है? युग्मनज से। युग्मनज की बात करें तो देखो भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश के अंदर एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक का संलयन हुआ था, मिलन हुआ था, तो उससे जो संरचना बनी थी उसे बोल रहे थे युग्मनज। तो वहां से शुरू हो रहा था ये। तो बीजाणुद्भिद जो प्रावस्था होती है इसकी पहली कोशिका का नाम पूछे तो आप क्या बोलोगे? युग्मनज होती है। इसकी शुरुआत पूछे तो कहां से होती है? युग्मनज। अच्छा, युग्मनज के बाद में भ्रूण बना है, भ्रूण से बीज बना है और बीज से क्या बना है? बीज का जब अंकुरण हुआ, बीज का क्या हुआ? अंकुरण हुआ। अंकुरण होने के बाद परांकुर से, तो देखो परांकुर से तो क्या बन गया था? पर्रोह बन गया था। और मूलांकुर से क्या बनता है? मूल बनती है। अब ये जड़ें तो मिट्टी में चली जाएंगी, ये तना ऊपर की ओर वृद्धि कर लेगा, इस तने पे पत्तियां निकल आएंगी। समझे हो मेरी बात? यहां तक की जो प्रोसेस होती है ना, यहां तक की प्रोसेस, इसे बोलते हैं पौधे की कायिक वृद्धि। क्या बोलते हो? कायिक वृद्धि। समझ रहे हो मेरी बात? इसे बोलते हैं कायिक वृद्धि बोलते हैं। इसके बाद पत्तियां वगैरह, शाखाएं वगैरह निकलने के बाद पौधे में पुष्पन की क्रिया प्रारंभ होती है। क्या होता है? पुष्पन की प्रोसेस प्रारंभ होती है, जिसे बोलते हैं जननिक वृद्धि। क्या बोलते हो? जननिक वृद्धि बोलते हैं। इन पुष्पों में क्या होते हैं? नर जनन अंग पुंकेसर होते हैं, मादा जनन अंग स्त्री केसर होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इनमें नर जनन अंग क्या होते हैं? पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर होते हैं। और मादा जनन अंग होता है वो जायांग या स्त्री केसर बोल सकते हो आप, स्त्री केसर बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? पुंकेसर है, स्त्री केसर है। पुंकेसर में क्या होता है? पराग कोश होता है। क्या होता है? पुंकेसर में होता है पराग कोश और स्त्री केसर में होता है एक बीजांड। क्या होता है? बीजांड होता है। समझ रहे हो मेरी बात? पराग कोश में अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु यानी परागकण, परागकणों का निर्माण होता है। और इन परागकणों का जब वर्तिकाग्र पे अंकुरण होता है तो उनसे नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। याद आ रहा आपको कुछ? और इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था तो गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा था।
गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा था। और इन गुरु बीजाणुओं से क्या होता है कि जो पराग कोश है, पराग कोश में प्रतिध्रुवी कोशिका, सहायक कोशिका ये बन रही थी, और एक क्या बन रही थी, अंड कोशिका भी बन रही थी। क्या बन रही थी, अंड कोशिका। यहां तक की जो प्रोसेस होती है वो तो कहलाती है युग्मकोद्भिद। क्या कहलाती है, युग्मकोद्भिद। अब इस नर युग्मक और इस मादा युग्मक दोनों के मिलन से अगुणित ये है, अगुणित ये है। इसका मतलब इसके दौरान अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, इसलिए ये क्या होती है, अगुणित होती है। इन दोनों के मिलन से युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है, और वो युग्मनज होता है वो द्विगुणित होती है, और ये युग्मनज फिर यहाँ से दोबारा से शुरू हो जाता है। तो आधी प्रोसेस तो यहाँ हो रही है, आधी प्रोसेस वहां हो रही है, समझ रहे हो। इसी को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। कि जो आवर्त लीची जो पादप हैं उनके जीवन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक होती है बीजाणुद्भिद प्रावस्था, एक होती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था। बीजाणुद्भिद होती है वो द्विगुणित होती है, और युग्मकोद्भिद होती है वो अगुणित होती है। अब जो बीजाणुद्भिद होती है वो लंबी प्रोसेस होती है। वो कहाँ से शुरू होती है, जब युग्मनज बन जाता है वहां से शुरू हो जाती है। युग्मनज में परिवर्तन द्वारा भ्रूण बन जाता है, बीज बन जाता है, बीज में अंकुरण होता है, तो बीज में परांकुर से तो पर्व यानी तना बन जाता है, मूलांकुर से जड़ बन जाती है, तने पे पत्तियां आ जाती है। तो ये जो पत्ती निकल आई, तना निकल आया, इसको तो बोलते हैं कायिक वृद्धि। और जब पौधे की कायिक जो वृद्धि है वो पूरी हो जाती है तो पौधे में पुष्पन होना शुरू हो जाता है, पुष्प निकलने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं जन्निक वृद्धि। अब जब पौधे में पुष्प खिल जाते हैं तो पुष्पों के अंदर होता है एक नरजनन जिसको बोलते हैं पुंकेसर। अब यहाँ तक कि पुष्प निकला, यहाँ तक की प्रोसेस होती है, वो तो होती है बीजाणुद्भिद। अब देखो पुष्प के अंदर क्या होता है, पुंकेसर होता है और एक स्त्री जनन अंग स्त्री केसर होता है। पुंकेसर में होते हैं परागकोश, और इन परागकोशों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु की बात करें तो परागकण बनते हैं। और जब वर्ती कागज पे देखो इस प्रकार से याद होते, जो वर्ती कागज थी, इस वर्ती कागज पे परागकण का अंकुरण हो रहा था, नली निकल रही थी, पराग नली। और इस पराग नली में परागकणों का क्या हो रहा था, नर युग्मकों का निर्माण हो रहा था। तो पराग कणों के अंकुरण से नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार जो स्त्री केसर वाले जो पार्ट होते हैं, बीजाणु वाले जो पार्ट होते हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनते हैं। और इन गुरु बीजाणुओं में अंड कोशिकाएं होती हैं, और अंड कोशिका भी अगुणित है और नर युग्मक भी क्या है, अगुणित है। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद, इसलिए युग्मकोद्भिद को अगुणित बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या होगा, मिलन होगा, निषेचन हो तो युग्मनज का निर्माण होता है, और वो युग्मनज होता है द्विगुणित। तो ये किसकी कोशिका है, बीजाणुद्भिद की। तो पहले बीजाणुद्भिद आए, इसके बाद युग्मकोद्भिद आए, युग्मकोद्भिद के बाद देखो ये बन रहा है तो दोबारा से बीजाणुद्भिद आ गए, बीजाणुद्भिद से फिर ये प्रोसेस चले, दोबारा से पुंकेसर स्त्री केसर बने, ये युग्मकोद्भिद आ गया, यहाँ से दोबारा बीजाणुद्भिद शुरू हो जाए। तो एक बार बीजाणुद्भिद प्रावस्था आती है, एक बार युग्मकोद्भिद प्रावस्था आती है, इसी को बोला जाता है पीढ़ी एकांतरण। समझ रहे हो मेरी बात। ये अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसी के साथ आपसे विदा होने का समय कंप्लीट हो गया है। ओके बाय।